गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स 1 हो गया, यानी डुअल नेचर, फिर अपना एटम, न्यूक्लियस, ये मॉडर्न फिजिक्स 1 था। अब देखिए लास्ट आपका बच गया है मॉडर्न फिजिक्स 2, जिसमें ये आता है सेमीकंडक्टर्स, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा लॉजिक गेट्स भी है। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, आराम से टेंशन मत लीजिए। तो आखिर ये चैप्टर हमारे फिजिक्स के सिलेबस में क्यों है? क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चन आएगा? नहीं। अब एक चीज गौर कीजिएगा, एक जमाने तक आपके टीवी में जो स्क्रीन था, है ना, उसके पीछे जो प्रिंसिपल था स्क्रीन का चलने का प्रिंसिपल, ठीक है, इट वॉज टोटली इलेक्ट्रिकल। यानी एक टाइम में आपका टीवी जो है, टेलीविजन, वो इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल। आज वही टीवी इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। एक जमाने में टेलीफोन इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, आज वही टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। यानी द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। इट डायरेक्टली मीन्स दैट वी हैव स्विच्ड टू सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम कंडक्टर्स। हमारे घर में वो पुराने वाले बल्ब नहीं लगते, अब एलईडीज वगैरह लगते हैं, है ना। तो आखिर क्यों ऐसा? मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक छोटा सा सेंटेंस बताऊंगा, आप सुनेंगे, पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट सुनिए जरूर। ऐसा मैं समझता हूं कि एक कंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है वो है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में मैं ऐसा फील करता हूं कि आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, समझे। तो सबसे पहले हम लोग देखते आइए। अब यहां पर आप एक वाइड नजर मत डालिए, जैसे से आगे बढ़ेंगे पूरा इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर्स हम लोग क्यों, मतलब आखिर वो कंडक्टर्स को क्यों मात दे दिया? सेमीकंडक्टर्स का ऑरा, सेमीकंडक्टर्स का जमाना क्यों आ गया? यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। नंबर 1 देखिए, नो एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड। जैसे कंडक्टर्स में क्या होता था, बाहर से गर्मी देनी पड़ती थी, जैसे हैलोजन बल्ब हो गया, ठीक है, उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए बाहर से हीट देने पड़ता था। जैसे मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, है ना, पिक्चर ट्यूब जो टीवी में यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, अब नहीं है। यानी सेमीकंडक्टर्स में एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनली वो हीट प्रोड्यूस कर लेता है। एक्चुअली में सेमीकंडक्टर्स को हीट की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया? बहुत कम हीट की जरूरत है, इसलिए हमें एक्सटर्नली प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है, बहुत जगह लेता था कंडक्टर्स बहुत जगह लेता था, समझे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते थे पुराने जमाने के, वो 250 वोल्ट पे चलते थे, समझे। आज जो बल्ब हम बना सकते हैं, जैसे छोटे छोटे एलईडी हो गए, वो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट या शायद उससे भी कम में शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लो, फास्ट ऑपरेशन। अब जैसे मान लीजिए किसी बल्ब को अगर आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने जाइएगा, तो आपको हाथ से बटन दबाना पड़ेगा, टक 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 टक, शायद 10-12 बार करने के बाद आपका स्विच खराब भी हो जाएगा। लेकिन वही सेमीकंडक्टर्स जो है, हमें बाहर से मैनुअली टक 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 करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा बनावट रहता है कि एक सर्टेन वोल्टेज के नीचे अगर उसको मिला तो वो नहीं जलेगा, और एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर मिला तो वो जलेगा मतलब शुरू रहेगा, समझे आप। तो ये चीज जो है, यानी वोल्टेज का रेगुलेशन कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बल्ब को या कोई भी सिस्टम को, सिर्फ बल्ब को ही नहीं, किसी भी सिस्टम को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, है ना। और भी कई एग्जांपल्स हैं। खैर मैंने कॉमनली क्या लिखा है कि इट्स ऑपरेशन इज टू फास्ट। सेमीकंडक्टर में ऑपरेशन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, साइज बहुत छोटा होता है। आपको यकीन नहीं होगा, जो ट्रांजिस्टर्स लगता है, ट्रांजिस्टर्स 2017 का न्यूज है। ट्रांजिस्टर जो लगता है वो 2017 तक मैंने सुना था
कि a transistor, the smallest transistor was only 50 atoms across. How strange. सिर्फ 50 एटम्स के बराबर एक ट्रांजिस्टर बनाया गया था। समझे, इतना छोटा छोटा इक्विपमेंट्स बनाने का स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। तो स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लेस पावर, लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी, भरोसा अच्छा रहता है। जैसे कोई बल्ब आप ले लो, टंगस्टन वाला बल्ब ले लो, पुराना वाला बल्ब ले लो, आज लिया कल फूट गया, कोई भरोसा नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन झेल ही नहीं पाता है कि नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में देखना, आप एलईडी लो, पीछे 1 साल का गारंटी रहेगा, यानी रिलायबिलिटी ज्यादा है उस चीज पर, है ना, और लाइफ भी काफी लॉन्ग है। तो बेटा ये था कुछ पॉइंट्स कि हम सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज करते हैं आज, है ना। अब आइए देखते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर्स जो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर्स, इसके अलावा और कौन कौन होते हैं। एक कंडक्टर्स जिसके बारे में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, और एक इंसुलेटर्स जिसके बारे में हम पढ़ते नहीं है, हम जानते हैं कि हाँ भाई वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता, इसीलिए उसमें करंट का कंडक्टिविटी ना के बराबर है, 0 है। तो वही लिखा है यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, on the basis of resistivity, solids are classified into 3 types. पहला कंडक्टर्स, है ना, पहला कंडक्टर्स जिसका कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रेंजेस फ्रॉम, अच्छा यहां पर कंडक्टिविटी का सिंबल दे दिया मैंने, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर, मतलब बहुत कम रेजिस्टिविटी है कंडक्टर्स का। आप इंसुलेटर का देखिए, इंसुलेटर जैसे ग्लास हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻11 में जा रहा है रेजिस्टिविटी, यानी करंट उसमें से फ्लो ही नहीं होगा, है ना, हाई रेजिस्टिविटी, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है फिर, तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है। ये तो बहुत क्लियर बात है। सेमी, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब हाफ, यानी कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी रखने वाला और इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी रखने वाला मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, है ना। आपको याद होगा बेटा, जब आप पहली बार पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तो वहां पर एक सीढ़ी जैसा सिस्टम बनाते थे, है ना। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5 के बाद, 5 नहीं शायद ग्रुप नंबर 13 या 12 के बाद आप एक ऐसा करके सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे, आपको याद है, हाँ, जिसमें पहला वाला बोरॉन आता है, बोरॉन, ठीक है। तो इसी लैडर स्ट्रक्चर के इधर और इधर सेमीकंडक्टर्स हुआ करते हैं पीरियोडिक टेबल में, हालांकि सभी यूज में नहीं आते, है ना। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, देखो कि एलिमेंटल, अगर आप देखिएगा सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स, सेमीकंडक्टर के टाइप्स अगर आप एलिमेंटल देखिएगा तो उसमें सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, बोरॉन, बहुत कुछ है। लेकिन हम ज्यादा किसको यूज करते हैं, जो धरती में ज्यादा अवेलेबल है, जिसके साथ ऑपरेट करना बड़ा आसान है, समझे। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल यूज्ड सेमीकंडक्टर्स। कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको, 14 ना, 2 8 4 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, समझे। और जर्मेनियम का शायद 42 होता है, मुझे याद नहीं ठीक से, खैर जो भी है। तो ये हो गया एलिमेंटल टाइप्स, यानी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट। अब कुछ होते हैं कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर्स। आप पहले सेमीकंडक्टर्स का मीनिंग समझे, इट इज सेमीकंडक्टर्स, टॉपिक इज सेमीकंडक्टर्स, यानी थोड़ा कंडक्ट करेगा। इसका रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁶ तक है ना। और मैंने यहां पर जो लिखा है वो जर्मेनियम का रेजिस्टिविटी है, तो अच्छा है ना, रेजिस्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द रेंज, रेजिस्टिविटी थोड़ा लोअर रेंज में है।
इसका मतलब जर्मेनियम को आप यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन को आप यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो कंपाउंड में कौन कौन है, फिर कुछ इनऑर्गेनिक के एग्जांपल मैंने छाप दिया एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, कौन याद रखता है इतना। कंपाउंड मैंने कुछ लिख दिया है इनऑर्गेनिक के, जैसे मान लीजिए कैडमियम सल्फाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरह से कुछ कंपाउंड से, कंपाउंडल, है ना, कंपाउंड वाले सेमीकंडक्टर्स, है ना। वो अब ये जो एग्जांपल यहाँ लिखा है वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, है ना, यानी हाइड्रोकार्बन वाले नहीं है, इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक में कौन कौन है देखिए, एक है यहाँ पर एंथ्रासीन है। अब पता नहीं भगवान जाने एंथ्रासीन क्या होता है, मैंने 12th क्लास में पढ़ा था बट मुझे अभी टोटली एकदम याद नहीं है एंथ्रासीन क्या होता है। एंथ्रासीन होता होगा कुछ, बट इट इज अ सेमीकंडक्टर फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, डोप्ड, ये आपका थैलोसाइनिन। अब थैलोसाइनिन्स में डोपिंग करना पड़ता है, मैं आपको डोपिंग का मतलब बताऊंगा आराम से, टेंशन मत लो, है ना। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कुछ है, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंडल था। अभी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, जैसे पॉलीपायरोल है, पॉलीएनिलीन है, फिर पॉलीथायोफिन है, एक्सेट्रा। तो ये सब आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, फिर भी ऐसी जनरल नॉलेज जब तक आपसे याद रह सके। तो आप समझ रहे सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है। सेमीकंडक्टर्स आर मोर रेजिस्टिव देन कंडक्टर्स and too much less resistive than insulators. इंसुलेटर करंट को पास ही होने नहीं देगा क्योंकि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत होते हैं, समझे। और कंडक्टर्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जैसे आप जानते हैं, यहां पर लिखा है मैंने कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, रो इज इक्वल टू m बाई एन स्क्वायर टाउ। तो यहां पर देखिए ये n क्या है, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर है, उसी से आप बता सकते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। यानी कंडक्टर का अगर आप n देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर और बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंसुलेटर, समझे। इसीलिए इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसका रेजिस्टिविटी बीच का है, और इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये पार्ट आपको मैंने समझा दिया कि व्हाई इज नाउअडेज सेमीकंडक्टर्स आर फार बेटर एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यहां पर मुझे एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जिसको पढ़ने से और पढ़ाने से सभी कतरते हैं, सभी कतरते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा चीज समझाऊंगा कि आपको बोर वगैरह को मारने पीटने की इच्छा होगी, है ना। बोर्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हुए आपको याद होगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बोर्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हुए आपको याद होगा, आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। कितना निकाला था एनर्जी, मुझे याद है, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर, n का स्क्वायर, z का स्क्वायर, है ना। तो ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है। जैसे लिथियम 2+, हीलियम 1+, बेरिलियम 3+, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके न्यूक्लियस के बाहर, समझे। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको एक चीज बताऊंगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली ठीक है, ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखिएगा ये ठीक नहीं है। थ्योरेटिकली क्यों ठीक है? क्योंकि बोर ने ये पहले अज्यूम कर लिया था कि इट शुड बी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ नया फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं देने वाला, ठीक है।
बट बोर ने ये पहले ही बता दिया था कि ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स है। अब व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, सी हियर केयरफुली। जैसे हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन अंदर है, एक न्यूट्रॉन अंदर है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उनका पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट में जो अब आप चार्ज और चार्ज के बीच में इंटरेक्शन जब आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल घूमता है। तो गोल गोल घूमेगा तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, गोल गोल घूम रहा है तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, इट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इन दोनों के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, व्हिच इज गिवन बाय ke²/r²। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोर ने तब अज्यूम किया जब सच में किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। आप लिथियम एग्जांपल ले लो, लिथियम में बेसिकली क्या होता है, 3 प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 1। अब बेचारा फंस गया बोर, नील बोर महाशय जी फंस गए, क्योंकि वो किस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन देखेगा, किस प्रोटॉन से। फंस गया ना, किस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन देखेगा किस प्रोटॉन से, यहां फंस गया। ऊपर से वो यहां भी फंस गया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो तो बोर ने देखा नहीं था। तो बोर ने थ्योरेटिकली क्या बोला मालूम, कि इतना झंझट पालने से अच्छा है अपन क्या करेंगे, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन रहने देंगे थ्योरेटिकली। तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बात समझ में। डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन का और इन 3 प्रोटॉन्स को इकट्ठा मानते हुए फोर्स ऑफ रिपल अट्रैक्शन देख लेंगे वो, समझे। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है, इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, जहां पर यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आइसोलेटेड है, अकेला है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेला है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, ये पॉइंट नंबर 1। अब एक और बात सुनिए, अच्छे से ध्यान दीजिए आप, एक और बात सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी देखने का बारी आया तो उन्होंने एक चीज कभी रियलाइज नहीं किया, या रियलाइज किया होगा शायद, हमें नहीं बताया होगा, क्या कि अगर कोई मान लीजिए एटम है, इस तरह से कोई एटम अगर है, इस तरह से अगर मान लीजिए कुछ एटम्स है, किसी भी एलिमेंट के कुछ एटम्स है, तो 2 एटम के बीच में डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर का नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर का नहीं होता है। The atoms are actually very, 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 very closely spaced. The atoms are actually very, very closely spaced, है ना। तो अब सुनिएगा ध्यान से। तो होता क्या है, अगर आप एक एटम को जिसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम को जिसके बाहर में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एटम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपने कितना बताया ना भाई, -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर, n का स्क्वायर, z का स्क्वायर। इसका भी एनर्जी आपने कितना बताया ना भाई, -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर, z का स्क्वायर, n का स्क्वायर बताया। तो बोर ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो एटम है वो इस एटम के बहुत करीब भी हो सकता है, ये बात उन्होंने नोटिस नहीं किया। समझे, मैं एक ऐसा टॉपिक समझा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड में नहीं है, इनफैक्ट नए वाले बुक में भी नहीं है, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे के टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। आप बस सुनते जाइए। तो मैंने क्या बोला कि बोर ने ऐसा सोचा था कि एक एटम है, बस एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर घूम भी रहा है तो हम 3 बाहर निकाल देंगे बोलता है। यानी किसी भी एलिमेंट को बोलता है कि हम हाइड्रोजन लाइक बना देंगे। तो ये फॉर्मूला इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, एंड ही नेवर रियलाइज्ड दैट he didn't involve a concept that atoms are not placed very far from each other। यानी उनका जो टेक्निक था, उनका जो फॉर्मूला था, it is possible only when there is a single atom। It is possible only when in a solid atoms are very spaced apart। समझे? यानी अगर किसी सॉलिड का पैकेट में, जैसे ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड में एटम्स अगर मान लीजिए एक यहां है तो दूसरा 10 किलोमीटर दूर है, तब उनका ये फॉर्मूला सही है। ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों बोर जी के साथ? ऐसा अन्याय इसीलिए, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा अन्याय इसीलिए कि जब एक एटम के बाहर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा एटम के बाहर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हैं आप? जब एक एटम के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा एटम के बाहर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोर ने क्या माना? इनफाइनाइट। एक्चुअली में क्या है? बहुत क्लोज। तो हो क्या रहा है, जब ये एटम और ये एटम एक दूसरे के पास आएगा, एक दूसरे के पास पहले से ये बोलना, बट हम मान लेते हैं कि पहले बहुत दूर था, अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। इसका एनर्जी लेवल में डिस्टरबेंस आएगा। समझे? इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, उस एनर्जी लेवल में डिस्टरबेंस आएगा। यानी जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो फॉर्मूला गलत होते जाएगा। अब बात को समझ रहे हैं? जो फॉर्मूला बोर ने दिया था, इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला दिया था, -me⁴ वाला जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का जो रिलायबिलिटी है, ये फॉर्मूला का जो एग्जिस्टेंस है, वो गायब होते जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दो एटम्स काफी क्लोज हो जाएंगे, जो कि असलियत में है, काफी अगर क्लोज हो गए दो एटम्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतना ओवरलैप हो जाएगा कि इनका एनर्जी भी लेवल भी ओवरलैप हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द बेसिस ऑफ, टॉपिक का नाम नहीं ले रहा मैं आपको समझाऊंगा कि सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता होगा। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, तभी ये टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। वरना प्योरली स्टेट बोर्ड को किस तरह बताया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कि इसको बिना समझे किस तरह से एक स्टेट बोर्ड का सिलेबस पूरा किया जाए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप पहले समझो, कंसेप्ट वाइज समझो। देखो क्या है कि आप अगर सिलिकॉन को देखिएगा तो उसमें 14 एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 14 ही होंगे एट ग्राउंड स्टेट, है ना? तो 14 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बंधे होंगे? पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। हो गए 14, 2 8 10 और 4 14, हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आपको मालूम है कि तीसरा ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो इट इज 3p2 एंड 3d6, है ना? 3p2 एंड 3d6, यानी p सब ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का जगह है और d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है। सही बोला क्या? ओह वेरी सॉरी, 3s2 एंड 3p6, गड़बड़ हो गया बेटा, कोई बात नहीं। देखो तो 3s2 और 3p6 ये क्या है? ये जगह है, जगह है, समझे? ये जगह है। बोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से तीसरे लेवल का एनर्जी फिक्स्ड है,
सिलिकॉन का Z कितना है 14। तो बोर में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा -me⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट है n = 3, Z = 14, तो 14 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, बट आप समझ सकते हैं कि मैं इस ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकता हूं। ये ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा मैं उसका एनर्जी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। बट क्या ये फॉर्मूला यूज करना सही है? क्या आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको एक बात पता नहीं है कि 3s का और 3p का एनर्जी स्टेट अलग अलग होता है? यानी यहां पर सिर्फ ऑर्बिट का खेल है, सब ऑर्बिटल का खेल नहीं है। बोर ने ये चीज नहीं समझा कि यहां पर 3s का अलग एनर्जी होगा और 3p का अलग एनर्जी होगा। उन्होंने सिर्फ ऑर्बिट का एनर्जी दे दिया। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे प्रॉब्लम और बाकी है, ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भरने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन है। और जगह कितना है ना भाई? s में 2 जगह है और p में 6 जगह है। तो क्या होगा, s में 2 जगह भर जाएगा, s में 2 जगह भर जाएगा और p में 2 जगह भर जाएगा, p में 2 जगह भर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी जगह कितना है, स्पेस कितना है? स्पेस है 3s2 और 3p6, इतना स्पेस है। बट फील्ड कितने हैं? फील्ड कितने हैं, भरे कितने हैं? तो 3s2 भर गए हैं और 3p2 ही भरा है, तो खाली कितना है? खाली कितना है? 3p4 खाली है, 3p4 खाली है, समझ रहे ना आप? तो हम बोल सकते हैं यहां पर हम बोल सकते हैं, हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? देखिए, देखिएगा ध्यान से, बेसिक से उठाने का कोशिश कर रहा हूं, मिसयूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए, मान लीजिए एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है, मान लीजिए दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, ये मान लीजिए एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स, है ना? और ये थ्योरेटिकल स्पेसिंग है, मान लीजिए थ्योरेटिकल स्पेसिंग, थ्योरेटिकल स्पेसिंग समझ रहे हैं आप? हाँ, अब देखिए, हम यहां पर 2 लाइन बनाएंगे, ऐसा करके 2 लाइन बनाएंगे। y एक्सिस किसके लिए है पता है? एनर्जी के लिए। और x एक्सिस किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए। x एक्सिस डिस्टेंस के लिए है, y एक्सिस एनर्जी के लिए। ओरिजिन इधर कहीं लेफ्ट में होगा। अब देखो ध्यान से, 2 लाइन क्यों बनाया मैंने? एक p के लिए बनाया, सॉरी, एक s के लिए बनाया और एक p के लिए बनाया। इतना तो आपको पता है कि p का एनर्जी स्टेट अब बिट हायर है s से जो एनर्जी स्टेट है p का थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए इसको ऊपर बनाया मैंने। अब थ्योरेटिकल स्पेसिंग मतलब बहुत ज्यादा स्पेस एटम्स के बीच में, बहुत ज्यादा स्पेस। तो कोई भी क्या सोचेगा ना भाई, s में 2 जगह है, s में 2 स्पेस है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है कि नहीं? सही बोला कि नहीं? s में ये s है, ये p है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है? s में 2 स्पेस है खाली और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। आपने देखा था ना, 3s2 जगह था और 2 इलेक्ट्रॉन भी थे उसमें भरे हुए। तो ये हो गया, समझे? और यहां पर आपको मालूम है कि 6 स्पेस है, 6 स्पेस। आपको यहां पर मालूम है कि यहां पर 6 स्पेस है, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। उनमें से 2 भर गए थे s में और 2 भरे थे p में।
तो ये दो वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ कम होगा और ये दो वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा इनसे। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये दोनों का एनर्जी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड है, इसका कुछ है और इसका कुछ है, फिक्स्ड है। A fixed amount of energy has been allotted to this type of electrons, those filled in s suborbital, and a fixed amount of energy is associated with these electrons. समझे? हाँ। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया थ्योरेटिकल स्पेसिंग। बट एक्चुअली में आप क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत नजदीक होते हैं, एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, atoms are too closely packed in solid में एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो बस एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम्स जब बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। समझ रहे हैं आप, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पे, जैसे ये एक एटम का S है और ये दूसरा एटम का P है। वेरी सॉरी, ये एक एटम का S है और ये उसी एटम का P है। और ये मान लीजिए एक एटम का P है दूसरे एटम का और ये दूसरे एटम का S है। दो एटम्स मैंने एग्जांपल लिया, ये अंदर वाला S और ये बाहर वाला P है, तो एक ही ऑर्बिट में है, S और P एक ही ऑर्बिट में है, बट एनर्जी S का कम है और P का ज्यादा है, इसलिए मैंने P को बाहर की ओर बनाया। सिमिलरली दूसरे एटम के लिए क्या, S अंदर की ओर और P बाहर की ओर। अब माना गया है कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बट एक्चुअली में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो क्या होगा, ये P और ये P इंटरेक्ट करेंगे। जब ये दोनों पास आएंगे तो ये P और ये P इंटरेक्ट करेंगे, फिर ये P और ये S और ये P और ये S भी इंटरेक्ट करेंगे जब ये और पास आएंगे। फिर जब ये और पास आएंगे तो ये S और ये S भी इंटरेक्ट करेंगे। समझ रहे में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस इंटरेक्शन में क्या हो जाता है, सब कुछ ना खिचड़ी पक जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। इसका ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आर मर्जिंग विथ ईच अदर, तो खिचड़ी पक जाएगा एनर्जी का। दिल से समझिए बात को। अगर सच में थ्योरेटिकल स्पेसिंग इनफाइनाइटली स्पेस्ड है, अगर एटम सच में इनफाइनाइटली स्पेस्ड है, फिर तो कोई बात नहीं, S वाले इलेक्ट्रॉन्स का अलग एनर्जी है और P वाले इलेक्ट्रॉन का अलग एनर्जी है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, खिचड़ी पक रहा है। एक्चुअली में एटम्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि इसका S उसका S, इसका P उसका P, इसका P इसका S, इसका S इसका P, सब आपस में मर्ज हो रहे हैं। इसलिए एनर्जी का भी ना जो डिस्टिंक्टनेस है, यानी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू जिसको आप बोलते हैं कि इतना ही होगा करके, इसका भी पूरा खिचड़ी पक जाता है। समझ में आया आपको बात? हाँ। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम एक्चुअल स्पेसिंग की ओर मूव करेंगे, सब खिचड़ी पक जाएगा, सब खिचड़ी पक जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बैंड में फैल जाएगा ये। समझ में आया? यानी ऐसा हो जाएगा कि ये इधर से इससे मर्ज हो जाएगा और ये इधर से ऐसा करके मर्ज हो जाएगा। हो क्या रहा है, जितना क्लोज ला रहे हैं आप, इसका एनर्जी का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जिसको आप फिक्स्ड बोलते थे, वो एनर्जी अब फिक्स नहीं रहेगा, वो एक रेंज में प्रेजेंट रहेगा, एक रेंज में प्रेजेंट रहेगा। समझे? फिर एक ऐसा समय आ जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, एक ऐसा समय आ जाएगा जब पूरा ही खिचड़ी पक जाएगा। यानी ये रीजन को आप गौर से देखिएगा, ये रीजन में क्या हो रहा है। पहले क्या था, 6 खाली जगह था और 2 इलेक्ट्रॉन उनको भर के रखे थे। यहां पर 2 खाली जगह है और 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, और एनर्जी के हिसाब से मैंने दोनों को बांट दिया है। बट यहां पर पूरा मिक्स हो गया है, तो देखने वाले को क्या लगेगा ना, भाई 8 खाली जगह है
इस रीजन में क्या दिखेगा देखने वालों को लगेगा कि ये रीजन में 8 स्पेस है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सही बात है कि नहीं? अगर एनर्जी लेवल पूरा मिक्स हो गया तो 6 स्पेस और 2 स्पेस कितना हुआ? 8 स्पेस और 2 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि 8 स्पेस और 4 इलेक्ट्रॉन। और आप एक्चुअल स्पेसिंग में अगर जाइएगा तो आपको फिर से एक बंटवारा नजर आएगा। एक्चुअल स्पेसिंग में आपको फिर से एक बंटवारा नजर आएगा। कहां गया? ये देखिए, एक्चुअल अगर आप देखिएगा तो यहां पर क्या हो रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है, ये रीजन में क्या हुआ, सब खिचड़ी पक गया। यानी देखने वाले को क्या लगेगा, 6 स्पेस और 2 स्पेस, कितना स्पेस है? 8 स्पेस। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और जब आप एक्चुअल स्पेसिंग में जाइएगा, एक्चुअल स्पेसिंग में, तो आपको दिखेगा ऐसा, कैसा दिखेगा कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अलग एनर्जी का बैंड है और इन 8 खाली जगह के लिए एक अलग एनर्जी का बैंड है। बात समझे कि फिर से बताऊं? ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। ये जो एनर्जी है, ये S के लिए एक अलग वैल्यू ऑफ एनर्जी है और ये P के लिए अलग वैल्यू ऑफ एनर्जी है। कब? जब हम ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेसिंग है 2 एटम्स के बीच में। अब जैसे जैसे एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो एनर्जी जो है एक रेंज में पाया जाता है, मतलब इतना एनर्जी से लेकर इतना एनर्जी तक कोई भी एनर्जी का वैल्यू इन 6 स्पेस और 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। सिमिलरली इतना एनर्जी से इतना एनर्जी तक कोई भी एनर्जी का वैल्यू इन 2 स्पेस और 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। फिर जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन और एटम्स को और पास लाते हैं पूरा खिचड़ी पक जाता है। यानी कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्पेस का एनर्जी है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है। ये रीजन भी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो ये है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब आप और इधर आइएगा, when the spacing between the atoms are actual spacing is the actual spacing, उस समय आपको देखने को मिलेगा कि यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी का एक रेंज है, जो एनर्जी का एक रेंज है, वो किस चीज को अलॉट कर रहा है? 8 खाली जगह को, 8 खाली जगह। और यहां से जो यहां तक एनर्जी का रेंज है, यहां से यहां तक जो एनर्जी का रेंज है वो किस चीज को अलॉट कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। यानी ये जो एनर्जी है ये किस लिए है? फील्ड वाले। और ये जो एनर्जी लेवल है ये किस लिए है? एम्प्टी वाले। समझे? यानी अगर आप ऐसा बोलिएगा कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को आप क्या नाम देते हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन को आप क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना ऐसा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर यही 4 मान लीजिए इस वैलेंस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां खुद ब खुद बाहर नहीं आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां खुद ब खुद बाहर नहीं आएंगे। आपको एनर्जी देना होगा इस गैप को भरने के लिए। आपको यहां पर एक गैप दिख रहा है, ये जो गैप है यहां पर, ये गैप का जितना वैल्यू है एनर्जी के टर्म्स में उतना आपको देना होगा ताकि ये 4 इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के लेवल में पहुंच जाए। समझे? यानी ये जो एनर्जी का बैंड है, इसका क्या नाम देंगे आप? वैलेंस बैंड। और ये जो एनर्जी का बैंड है उसको क्या नाम देंगे आप? कंडक्शन बैंड। समझे? और इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में जो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह नहीं पाते,
जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह नहीं पाते उसको आप क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। समझ में आया? तो अगर आपको और समझना है तो आप एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़िए, सेकंड या थर्ड पेज में ही है सेमीकंडक्टर चैप्टर में। हालांकि मैं आपको एक बार और छोटा सा रिपीट कर देता हूं, है ना। याद रखिएगा, ये टॉपिक एमएचसीईटी वालों के लिए नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए है, ठीक है। हाँ, एमएचसीईटी वालों के लिए मैं अलग से समझा दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, तो एमएचसीईटी वाले सुनिए, आराम से समझिए अगर आप समझ पा रहे तो, है ना। और जेडब्ल्यू वाले, नीट वाले भी समझिए अगर आप समझ पा रहे तो देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, वो बात आप ध्यान से सुनिए। बोर का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एटम के चारों ओर एक ही होते हैं, अगर और है तो मैं बाहर निकाल दूंगा, और किसी भी एलिमेंट को मैं हाइड्रोजन लाइक बना दूंगा। तो उनका जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन्स को एस्केप कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट से एस्केप कराने के लिए जो फॉर्मूला था, जिसको आप केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, IE1 IE2, समझे, वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला थ्योरेटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यू में, बट फिर भी कंसेप्ट वाइज देखिए, आपको ये पता है कि किसी भी ऑर्बिट में, यानी जिसके 4 ऑर्बिट्स हैं, तो चौथा ऑर्बिट वाले के पास 4 सब ऑर्बिटल होंगे, s p d f। आपको मालूम है कि s का एनर्जी सबसे कम होता है, p का उससे ज्यादा होता है, d का और ज्यादा होता है, f का और ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा एनर्जी होता है कि नहीं। हाँ, तो अगर मान लीजिए 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि s टाइप का एनर्जी, s में जो इलेक्ट्रॉन्स है s में, उनका एनर्जी फिक्स्ड है, एक सर्टेन अमाउंट में है, यानी कुछ भी, जैसे मान लीजिए -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स हो गया। और p टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है, p टाइप मतलब p ऑर्बिटल में, p सब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी है मान लीजिए -3.4 है, मान लीजिए 3.1 है, समझे। तो फिक्स कर दिया आपने फिक्स कर दिया 3.2 3.1 माइनस में फिक्स कर दिया, फिक्स कर तो दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपने ये मान लिया कि एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि आप जानते हैं कि किसी सॉलिड में एटम्स बहुत क्लोजली होते हैं, एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, जानते हैं आप ये बात, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, कचरा मत कीजिए इसको अपने मन में, सुनिए और समझिए। हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस तरफ मूव करना मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। तो जैसे जैसे 2 एटम के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि इसका S, इसका P, इसका S, इसका P आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, जिस जगह में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी जगह में दूसरे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, यानी एनर्जी का मिसमैचिंग हो रहा है, एनर्जी का मर्जिंग हो रहा है। एक ही एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी भी है, उतना एनर्जी भी है, सब मिक्स हो रहा है बातें। तो वही बोल रहा हूं, जैसे जैसे हम एक्चुअल स्पेसिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, जो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनका एनर्जी का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, वो थोड़ा रेंज में पाया जाएगा। सिमिलरली P में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी फिक्स नहीं होगा, वो एनर्जी कुछ रेंज में पाया जाएगा। और फिर आप जब और नजदीक लाएंगे, आपको एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पर पूरा मर्जिंग हो जाएगा। पूरा मर्जिंग मतलब, यानी जैसे इसके 2 स्पेस का एनर्जी इसके 6 स्पेस के एनर्जी से ज्यादा है, सॉरी कम है, ये 2 स्पेस का एनर्जी कम है इस 6 स्पेस के एनर्जी से, बट यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 स्पेस, यानी इनका एनर्जी मर्ज हो गया। समझते बैठो तुम कहां पर कौन है। सिमिलरली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो S में भरे हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो P में भरे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एनर्जी ज्यादा किसका है, इनका इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए ये 2 और ये 2 मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है। अब तुम समझते बैठो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा खाली जगह में है, मर्ज हो गया पूरा। और जब हम एक्चुअली जो 2 एटम्स के बीच का स्पेसिंग है वहां तक जब हम पहुंचते हैं, तो हमें क्या करने मिलता है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक अलग एनर्जी लेवल है,
ये दो और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इनका एनर्जी एक अलग लेवल में है, वो भी रेंज में है, वो भी रेंज में है, फिक्स नहीं है। इसकी तरह एक ही लाइन नहीं बनाया मैंने, एक बैंड बनाया, बैंड, जैसे हाथ में आप बैंड पहनते हैं ना, वैसे एक बैंड बनाया, समझे। और यहां पर मैंने ये 2 जगह और ये 6 जगह मिलाकर 8 जगह का एक हायर एनर्जी बैंड बनाया, हायर एनर्जी बैंड। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिलिकॉन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का आप क्या नाम देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स इस सिलिकॉन के न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल जाए तो आप वही इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम यहां पर पढ़ रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है भाई, यहां पर इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने क्या समझाया कि 2 एटम के बीच का जो एक्चुअल स्पेसिंग है, वहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन एनर्जी लेवल में आते हैं, और ये जो 8 खाली जगह है, 6 खाली जगह और 2 खाली जगह, ये जो 8 खाली जगह है वो एक अलग एनर्जी लेवल में आते हैं। तो इस एनर्जी लेवल का नाम है वैलेंस बैंड, सॉरी, कंडक्शन बैंड। इस खाली जगह का नाम है कंडक्शन बैंड। किसका नाम है, खाली जगह का। और जो जगह भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, उसका नाम क्या है, वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां खुद ब खुद जाएंगे क्या, नहीं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आपको एनर्जी क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि इस बैंड और इस बैंड के बीच में एक गैप है। देखिए यहां पर कोई गैप नहीं है, यानी यहां पर क्या होगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना दूरी पर स्पेस्ड होते एटम्स, अगर एटम्स का स्पेसिंग, एटम्स के बीच का स्पेसिंग अगर इतना होता, जो भी यहां पर होगा उतना अगर होता, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी खाली जगह में जा सकता है बिना बाहर से एनर्जी दिए, समझे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, थोड़ा सा ये एनर्जी गैप होता है। आई बात समझ में। तो अब आप आगे पढ़ सकते हैं, अब आप आगे पढ़ सकते हैं क्या, एनर्जी बैंड किसको बोलते हैं। मेन टॉपिक का नाम क्या है, जैसे मैंने रेजिस्टिविटी के बेसिस पे 3 भाग में बांटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सबसे ज्यादा, सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी, और ये बीच का है। उसी तरह से ये जो बैंड गैप है, ये जो बैंड गैप है, इसके बेसिस में भी मुझे बांटना है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। I want to classify solids, I want to classify solids based on this band gap, based on this gap, समझे। तो बिफोर मैं आपको समझा दूं कि ये गैप क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि ये गैप क्यों बना है, ये वैलेंस बैंड क्यों है, ये कंडक्शन बैंड क्यों है, समझे। यानी एक बात आपको बताऊं, यानी ये हो गया कि अगर एटम्स के बीच बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो फिर कोई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, समझे। एटम्स के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है करके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, और यहां पर 8 खाली जगह है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और इन्हीं के गैप को हम कहते हैं एनर्जी गैप। समझ में आया। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए, एनर्जी बैंड, द एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन काफी क्लोजली स्पेस्ड है एटम्स में, बहुत सारे एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स काफी क्लोजली स्पेस्ड है, उस समय उनका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। मतलब जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन एक बैंड में आते हैं, कौन सा बैंड में आते हैं, वैलेंस बैंड। ये 8 खाली जगह एक बैंड में आते हैं, कौन सा बैंड में आते हैं, कंडक्शन बैंड। तो वही बताया जा रहा है कि क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, इसका पी उसका एस मिक्स हो गया, उसका एस इसका पी मिक्स हो गया, एनर्जी सब मिक्स हो गया, तो एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे रहेंगे, हम उसे वैलेंस बैंड का नाम देंगे। एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं रहेंगे, खाली जगह होगा, हम उसको कंडक्शन बैंड का नाम देंगे, समझे। और इन्हीं दोनों का नाम क्या है, एनर्जी बैंड, समझे।
हाँ, एनर्जी बैंड दो तरह का होता है, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। आप तो समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा। द अपर एम्प्टी एनर्जी लेवल, यानी ये वाला अपर एम्प्टी एनर्जी लेवल इज कंडक्शन बैंड, एंड द लोअर कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल, द लोअर कंप्लीटली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स है ना यहां पर, द लोअर कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल इज वैलेंस बैंड। आई बात समझ में। तो इसको समझो फिर से, एनर्जी बैंड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को, देखिए इलेक्ट्रॉन का क्लोजनेस को का बात नहीं किया जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉन का क्लोजनेस का बात नहीं किया जा रहा है, ऑर्बिटल्स का क्लोजनेस का बात किया जा रहा है, समझे? या इलेक्ट्रॉन हटा भी दिया तो चलेगा। तो द एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिटल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड, समझे? तो जो बैंड ऊपर वाला बैंड जो पूरा खाली है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, और नीचे वाला बैंड जो पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, समझे? और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों बैंड्स का जो डिफरेंस है, हम उसे कहते हैं एनर्जी गैप। हम उसे फॉरबिडन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फॉरबिडन मतलब मना है, प्रोहिबिटेड है। फॉरबिडन का मतलब होता है मना, प्रोहिबिटेड। तो क्यों बोलते हैं प्रोहिबिटेड? क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता। वही लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी लेवल। आई बात समझ में? अब आगे समझना बहुत ही आसान है, सुनिए। कंडक्टर्स में आप जानते हैं कंडक्टर्स का खासियत क्या होता है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ये जो गैप है ना, ये काफी कम है। उनका ये गैप काफी कम है, समझ में आया? या ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि यहां पर लगभग गैप है ही नहीं। एटम्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, एटम कंडक्टर्स में, मेटल्स में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर आप इस ग्राफ को और इधर लाइएगा तो ये और आपको ऐसा मिलेगा, यानी फिर से आपको मर्जिंग मिलेगा, मर्जिंग। इस तरह से आपको फिर से मर्जिंग मिलेगा। आया बात समझ में? मर्ज हो जाएंगे फिर से, जैसे यहां पर कैसे मर्ज हो चुके हैं वैसे यहां पर फिर से मर्ज हो जाएगा। आप तो जानते हैं मेटल्स का एटम्स हाईली पैक्ड होते हैं। एटम्स जो होते हैं मेटल में क्या होता है? बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स का एटम बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होने की वजह से ये गैप बहुत कम होता है। और ये गैप कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाएंगे, और जहां ये इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, दे आर नाउ फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझा? तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो कि कंडक्टर्स का क्या होता है, या तो एनर्जी गैप ना के बराबर होता है, ये जो गैप आप देख रहे हैं या तो ना के बराबर होता है, यानी देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड। ओवरलैप होने से क्या होगा? फिर से वही होगा, एनर्जी गैप होगा ही नहीं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तुरंत। समझे आप? इसीलिए कंडक्टर्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसीलिए कंडक्टर्स के बाद बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? और सेमीकंडक्टर्स में अगर देखिएगा तो देयर इज अ बिट वाइड एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यानी एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, approximately equal to 1 electron volt. What does it mean? It means that the electrons in the valence band need external work of 1 electron volt to get moved in the conduction band. समझ में आया बात? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी अगर उनको रूम टेम्परेचर में भी रूम टेम्परेचर तक गर्म किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां कूद पड़ते हैं, बट उतने नहीं जितने इसके इजीली है।
जितना इजी इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप करने का है उतना इजी इनका नहीं है, क्योंकि इनका एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जांपल दिया है मैंने जो आपके लिए बहुत जरूरी है याद करना, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझे। एंड एट लास्ट इंसुलेटर्स, जहां पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां जाते ही नहीं, क्यों? A very wide energy gap is present in between the conduction band and valence band. It is nearly equal to 5 electron volt to 15 electron volt, and an example is also written here. Diamond का जैसे energy gap है 6 electron volt. यानी बहुत हाई एनर्जी चाहिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। Everything is about, if you want to understand the concept, then everything is about the packing fraction in the solid crystals। या सॉलिड स्टेट में जो एटम्स का पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसी पर डिपेंडेंट होता है कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है। समझ में आया? तो मैं आपको इतना देर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो एटम्स के बीच में इनफाइनाइट जगह है। उस समय अगर देखा जाए कि तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला, बिकॉज देयर इज नो सच बैंड्स, देयर आर नो सच बैंड्स नोन एज वैलेंस बैंड या फिर एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, ऐसा कुछ है ही नहीं अगर आप थ्योरेटिकली देखिएगा तो, क्योंकि एटम्स तो इनफाइनाइटली दूर है। कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर निकला, सीधा एटम आयन बन गया, दैट्स ऑल। अभी हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, हम कॉपर वायर यहां पर यूज कर रहे हैं, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अपने एटम्स को छोड़कर बाहर निकले होंगे, तो क्या पूरा कॉपर वायर आयन है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वायर को छोड़कर नहीं निकले हैं, एक एटम से दूसरे एटम में कूद रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, समझे। तो हो क्या रहा है, अगर हम एक्चुअल स्पेसिंग की ओर ध्यान देंगे, अगर हम एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स की ओर ध्यान देंगे, तो क्या बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो S में है, जो P में है, वो मर्ज कर जा रहे हैं। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जहां पर S का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, एक सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी है जहां पर S वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वहीं पर P वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। एक सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी लेवल है जहां पर खाली जगह पाया जाता है। इन्हीं दोनों का गैप को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप, समझे। तो एक्चुअल स्पेसिंग में अगर आप देखिएगा तो वो गैप एग्जिस्ट करता है, और यही गैप सॉलिड्स में ना के बराबर होता है, समझे। सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और इंसुलेटर्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब बेटा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि MHCET वाले, स्टेट बोर्ड वाले इसको किस तरह पढ़िएगा। पहली बात, स्टेट बोर्ड वाले इसको स्किप कर दीजिएगा, डेफिनेशन इस तरह से नहीं देना है आपको। सुनिएगा ध्यान से कि आप लोग क्या डिफाइन कीजिएगा। आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड वेयर देयर आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वेयर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड वेयर देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The difference between the energy level between conduction band and valence band is known as energy gap। खत्म बस। कंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप, ये डायग्राम और ये डायग्राम और ये डायग्राम MHCET वाले भी बनाएंगे। MHCET वाले बस इस तरह से डेफिनेशन नहीं देना है और ये आपको स्किप करना है। और बाकी JEE वाले अगर आपको कुछ समझने में डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। और बेटर समझने के लिए आप NCERT पढ़िएगा। NCERT बेसिकली मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोल दिया कि आप इसको NCERT से पढ़ लेना, क्योंकि NCERT में ना, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये 2 स्पेस है, ये 6 स्पेस है, मेंशन किया है। NCERT ने क्या किया है, 2n स्पेस, 2n इलेक्ट्रॉन्स, 2n इलेक्ट्रॉन्स, 6n स्पेस, 8n स्पेस, 4n इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से बात किया है। अगर आपको मेरा समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो बोलिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा।
Till then, have kurkure and feel free.